नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कन्हैयालाल की मर्डर पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की सीरीज पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सभी पक्षकारों को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को लेकर कहा है कि जहां उनकी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होगी। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेरर मर्डर फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर इसको कर दिया है। और बताया ये भी जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे फिल्म के रिलीज के लिए केंद्र सरकार की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 28 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि फिल्म निर्माताओं की रिलीज पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील निरर्थक है, क्योंकि उन्होंने 21 जुलाई के आदेश को स्वीकार कर लिया। वहीं कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के क्यूआर कोड निर्देशों की जांच करने से इनकार किया है और होटलों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रदर्शित करने का निर्देश भी दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि नेम प्लेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश के बावजूद सरकार ने बेहद ही चालाकी से कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाले दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार का यह आदेश एक विभाजनकारी पहल है, क्योंकि यात्रा के दौरान खास लोगों को बहिष्कृत करना, जैसे कि ये लोग अछूत हो, ये अनुच्छेद 19(1) जी 14 और 21 का उल्लंघन है। ऐसा करना कानूनी द्वेष की परिभाषा है, क्योंकि वेंकटरमन के मामले में ये माना गया है कि जब आप किसी छिपे उद्देश्य के लिए कोई विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करते हैं तो ये कानूनी द्वेष के बराबर होता है। सिंघवी ने कहा है कि हमारा मुद्दा जो है वो व्यक्तिगत पहचान की राजनीति का है। हमें प्रतिष्ठान के नाम, सफाई के दुकान के मेनू कार्ड को लेकर कोई समस्या नहीं है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि हमें बताया गया है कि आज यात्रा का आखिरी दिन है और किसी भी मामले में ये निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना है। इसीलिए इस स्तर पर हम केवल एक आदेश पारित करेंगे कि सभी संबंधित होटल मालिकों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे क्यूआर कोड निर्देशों की वैधता पर विचार नहीं करेगा, लेकिन होटल मालिकों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश कानून के अनुसार है और इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आज जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि जो रेगुलेशंस के तहत जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लाइसेंस इशू किया गया है, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया गया है। लिहाजा कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हमें कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट और पेटिशनर्स के जो मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस करते हुए आज का आदेश है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है बिल्कुल कानून सम्मत। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है बहुत स्पष्ट है। क्यूआर पे उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया है। क्यूआर पर जो पेटिशनर्स थे उनका बार बार था कि उस पर भी आदेश कुछ पारित होना चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ जो डिस्प्ले, नेम डिस्प्ले की जगह उन्होंने कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस को डिस्प्ले करना होगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारियों को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बता दें आपको कि कोर्ट ने सीबीआई जांच का भी निर्देश दिया है। ये मामला जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी मुश्ताक अहमद बागे की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। बागे ने आरोप लगाया था कि उन्हें 2002 में आतंकवाद के एक मामले में हिरासत में लिया गया था और उन्हें प्रताड़ित किया गया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि बागे को हिरासत में प्रताड़ित किया गया था और उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि ये मुआवजा बागे को हुए शारीरिक और मानसिक कष्ट के लिए है। कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच में ये पता लगाया जाना चाहिए कि बागे को हिरासत में प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में प्रताड़ना एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2022 के एक मानहानि मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक बढ़ा दी है। ये मामला विनायक दामोदर सावरकर के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणियों से संबंधित है। राहुल गांधी ने 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर को ब्रिटिश सेवक कहा था, जिसके बाद उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक आपराधिक मानहानि मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में और समय की आवश्यकता है। पीठ ने वादी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि राहुल गांधी के बयान से घृणा और शत्रुता फैलाने का उद्देश्य था। सरकार ने तर्क दिया है कि सावरकर के बारे में गांधी की टिप्पणियां ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करने और साथ ही उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए थी। अदालत ने पहले राहुल गांधी को सावरकर के बारे में उनकी टिप्पणियों पर फटकार लगाई थी और कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर राहुल गांधी आगे ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो अदालत स्वतः संज्ञान लेगी और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बाइजू के खिलाफ बीसीसीआई की दिवाला याचिका वापस लेने के खिलाफ दायर जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। बता दें आपको, कोर्ट ने कहा है कि बाइजू के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को वापस लेने के लिए 90% लेनदारों की समिति की मंजूरी आवश्यक है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने बीसीसीआई और बाइजू के निदेशक रिजू रविंद्रन की अपील खारिज कर दी है। और साथ ही बता दें आपको कि जिन्होंने एनसीएलएटी के फैसले को चुनौती दी थी, एनसीएलएटी ने अपने फैसले में कहा था कि सीआईआरपी को वापस लेने के लिए सीओसी की मंजूरी आवश्यक है। बाइजू ने बीसीसीआई के साथ एक जर्सी प्रायोजन समझौते के तहत भुगतान नहीं किया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने एनसीएलटी में दिवाला याचिका दायर की। बाद में बताया भी जा रहा है कि बाइजू और बीसीसीआई के बीच में समझौता हुआ, लेकिन ग्लास ट्रस्ट ने इस समझौते को चुनौती दी। अब बाइजू के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला सीओसी करेगी। ये मामला दिवाला और ऋण शोधन प्रक्रिया के तहत लेनदारों के अधिकारों और कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही बरी हुए आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला किसी अन्य मामले में पूर्ववर्ती नहीं माना जाएगा और इस हद तक रोक लगाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 11 जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक रूप से रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा बरी किए गए 11 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि सभी प्रतिवादियों को रिहा कर दिया गया है और उन्हें वापस जेल लाने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि कानून के सवाल पर हम कहेंगे कि विवादित फैसला किसी अन्य मामले में पूर्ववर्ती नहीं माना जाएगा, इसीलिए इस हद तक विवादित फैसले पर रोक रहेगी। महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम या MCOCA के तहत अन्य मुकदमों को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए उन्होंने फैसले पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि उन्हें बरी हुए आरोपियों की रिहाई पर रोक लगाने का दबाव नहीं डाला और कोर्ट ने सहमति व्यक्त की और फैसले पर सीमित रोक लगा दी। ये बता दें आपको कि इसने आरोपियों को नोटिस भी जारी किया और मामला 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए सीरियल बम विस्फोट से संबंधित है, जिसमें 187 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हाईकोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया था और अभियोजन पक्ष की भी कड़ी आलोचना की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने में पूरी तरह से वो असफल रहा है और जांच को और साथ ही साथ मुकदमे की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं थी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की के मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने भतीजे विजय बघेल द्वारा दायर चुनाव याचिका को चुनौती दी थी। विजय बघेल ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान लाइसेंस पीरियड के नियमों का उल्लंघन किया था। भूपेश बघेल पर आरोप है कि उन्होंने पाटन विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रचार किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस आधार पर विजय बघेल ने भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता विजय बघेल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाकर याचिका की विचारणीयता को प्राथमिकता और सवाल के रूप में उठाने के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को बड़ी राहत दी है। अब मामला, जी हाँ, ये अगला चरण हाई कोर्ट में तय होगा। वहीं मथुरा के जय गुरुदेव आश्रम पर कथित रूप से अवैध कब्जा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें आपको कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के जय गुरुदेव आश्रम पर काबिज पंकज यादव और साथियों उनके लोगों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने 13 साल के कब्जे पर सवाल खड़े करते हुए 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 सितंबर को रखी गई है। जय गुरुदेव आश्रम विवाद के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह है। पंकज यादव और अन्य पर मथुरा जय गुरुदेव आश्रम पर कब्जा करने का आरोप लगा। आरोप है कि ट्रस्ट पर कब्जा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया गया। इस मामले में पंकज यादव के खिलाफ मामला दर्ज है। पंकज यादव और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जमीन हड़प लिए थे और साथ ही संस्था के डोनेशन में हेराफेरी का भी आरोप है। आश्रम की चल और अचल संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है, जिसमें बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों के बीच में संपत्ति के बंटवारे को लेकर मतभेद है। केस सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर SLP पर अब सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी तुरंत नहीं की जानी चाहिए। FIR दर्ज करने और करवाने के बाद ही 2 महीने तक गिरफ्तारी ना हो और ऐसे मामलों को परिवार कल्याण समितियों को भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का समर्थन किया है।
दरअसल एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और ऐसे मामलों को परिवार कल्याण समिति को भेजने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को परिवार कल्याण समितियों को भेजा जाना चाहिए और जो दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 2022 के फैसले में कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ 2018 के फैसले से प्रेरणा लेते हुए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजों में बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना है जिसमें पति और उनके पूरे परिवार को व्यापक और अस्पष्ट आरोपों में फंसाया जाता है। कोर्ट ने निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए हैं, बता देते हैं आपको वो क्या दिशा निर्देश हैं। दरअसल दहेज उत्पीड़न के मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि ये आवश्यक ना हो। ऐसे मामलों को परिवार कल्याण समितियों को भेजा जाना चाहिए। समितियों को दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। अगर समझौता नहीं हो पाता है तो मामले को अदालत में भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दहेज उत्पीड़न के मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और ऐसे मामलों को परिवार कल्याण समितियों को भेजने में मदद मिलेगी। इससे दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की संभावना बढ़ेगी और अदालतों पर बोझ भी कम होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या ITAT ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 199 करोड़ रुपए के कर निर्धारण के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि कांग्रेस ने आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी की और नकद दान की सीमा का उल्लंघन किया है, जिससे उन्हें धारा 13A के तहत कर छूट से वंचित होना पड़ा। आकलन वर्ष 2018 से 19 के लिए कांग्रेस की कुल प्राप्तियां 199.15 करोड़ रुपए थी, जबकि व्यय की अगर हम बात करें तो 197.43 करोड़ रुपए था, जिससे 1.71 करोड़ रुपए का अधिवेश दिखाया गया है। आयकर विभाग ने कांग्रेस के कर छूट के दावे को खारिज कर दिया है और पूरी प्राप्ति राशि जो है वो उस पर कर लगाया गया है। ITAT ने अपने फैसले में कहा है कि कांग्रेस ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा का उल्लंघन किया है और नकद दान की सीमा का उल्लंघन किया है, जिससे उन्हें कर छूट से वंचित होना पड़ा। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का तर्क है कि धारा 139(4) के तहत रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है, इस मामले में लागू ही नहीं होता है। धारा 13A के तहत कर छूट के लिए राजनीतिक दलों को निर्धारित शर्तों का पालन करना आवश्यक है। राजनीतिक दलों को 2000 रुपए से ज्यादा के दान केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त करने होंगे। राजनीतिक दलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।